अनकही मोहब्बत पार्ट 7। राधिका और अधीर दोनों ही थके हुए थे और राधिका अधीर के सीने में अपना सर रखकर लेटी हुई थी। अधीर राधिका के फेस में आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, जान तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? एक बार अपनी आंख खोलकर तो देखो। तो राधिका ये सुनकर अपना सरनामे हिला देती है, जिसे सुनकर अधीर बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो दोनों अब ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। आज रात दोनों को बहुत ही अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन ये दोनों अब तक सो रहे थे। दादाजी बोले, तारा बेटा, आज राधिका बिटिया नहीं दिख रही, कहाँ है वो? तारा जी बोली, वो अभी सो रही है पापा जी, इसीलिए हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दादाजी बोले, सही किया, वैसे भी वो सारा दिन तो कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढते ही रहती है, आराम भी नहीं करती। तभी नंदिनी धीरे से बोली, वैसे आज अधीर भी अब तक नहीं उठी क्या? इसका मतलब वो दोनों कल रात। नंदिनी ये सोचकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए खुद से बोली, इसका मतलब मैं जल्द ही बुआ बनने वाली हूँ। वही कमरे में अधीर राधिका को अपनी बाहों में भरकर अभी तक सो रहा था, लेकिन फिर खिड़की से आ रहे उजाले से उसकी नींद खुल जाती है। अधीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी प्यारी से लिटिल वाइफ का मासूम और क्यूट सा फेस था, जो सोते हुए और क्यूट लग रहा था। राधिका को देखकर अधीर के फेस में प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए अपने एक हाथ से राधिका के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करता है। राधिका का फेस आज थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, शायद कल रात के कारण। अधीर राधिका के फोरहेड पर किस करता है और उससे बोला, सॉरी जान, कल मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम हर्ट ना हो। अधीर राधिका को चादर से अच्छी तरह से कवर करके खुद टॉवल लपेटकर बेड से उठ जाता है। बेड से उठते हुए उसकी नज़र बेडशीट पर जाती है, जिस पे कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर अधीर के फेस में स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करती राधिका को देखकर बोला, जान तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। अधीर की आंखों में इस वक्त एक अलग ही अनकहा प्यार था, जो कि ये सब बता रहा था कि वो राधिका से कितना प्यार करता है। अधीर अब जाकर कमरे के सभी पर्दे बंद कर देता है, जिससे राधिका की नींद खराब ना हो। अधीर अब बाथरूम में चला गया था, जिसकी थोड़ी देर बाद राधिका की भी नींद खुलती है, लेकिन आज उसे अपना शरीर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। राधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अधीर उसके बगल में नहीं है। वो उठने को होती है, लेकिन तभी उसे कल रात का सब कुछ याद आता है, जिसकी याद आती ही राधिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपने आप को देखती है, जो कि चादर में कवर थी और उसके कपड़े फर्श में फैले हुए थे। राधिका बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत दर्द दे रही थी, लेकिन राधिका फिर भी हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है। तभी अधीर की आवाज़ आई, बोला, गुड मॉर्निंग जान, तुम उठ गई? राधिका अधीर की तरफ देखती है, जो अभी सिर्फ एक टॉवल में था और उसके बालों से टपक रही पानी की बूंदें उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। ये देखकर राधिका शर्मा जाती है और अपनी नज़रें चुरा कर लेती है। अधीर ये देखकर स्माइल करता है और राधिका को छेड़ते हुए बोला, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है जान, जब हमारे बीच सब कुछ हो गया है। राधिका ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलती, वो बस खुद को चादर से अच्छे से कवर करके बैठ जाती है। अधीर अब राधिका के पास बैठते बोला, वैसे मैं एक बात बोलूँ जान, तुम बुरा मत मानना, लेकिन कल रात ना उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। अब क्या करें, तुम्हारी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं थी। ये सुनकर राधिका घूर कर अधीर को देखती है, जो बस बोले जा रहा था। वही अधीर को अपने ऊपर राधिका की तपती हुई नज़रें महसूस होती है। वो जब उसकी तरफ देखता है तो राधिका गुस्से से उसे घूर रही थी। अधीर ये देखकर एक पल के लिए डर गया था। तभी राधिका अधीर को पकड़कर उससे बेड में गिराकर उसके ऊपर बैठते हुए गुस्से से बोली, कल रात दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही थी और तुम बोल रहे हो तुम्हें मज़ा नहीं आया? अभी भी दर्द के मारे मेरी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन तुमने एक बार ये तो पूछा नहीं कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है, बस ये लेकर बैठ गए कि परफॉर्मेंस कैसी थी। राधिका तो अपने गुस्से के चक्कर में ये तक भूल गई थी कि वो अभी किस हालत में है और उसका चादर भी उसकी बॉडी से हट गया था। अधीर जिस पे राधिका कब से चिल्लाए जा रही थी, उसका ध्यान तो उसकी बातों पर तो था ही नहीं, बल्कि कहीं और ही था। राधिका जब ये देखती है तो वो तुरंत चादर से अपने आप को कवर करती है और दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाती है। राधिका को बहुत अजीब लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अधीर राधिका को ऐसे शर्माते देखकर स्माइल करता है। वो अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखकर राधिका को छेड़ते बोला, क्या हुआ जान, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी? राधिका अब खुद को अच्छे से चादर से लपेटती और अधीर पर गुस्सा करते बोली, आप ना बहुत बेशर्म हो जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन अधीर तुरंत बेड से उठकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये सब काफी जल्दी हुआ था, जिससे राधिका डर गई थी। राधिका अब चिल्लाते बोली, छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? तो राधिका अधीर को देखते बोली, वही जो मुझे करना चाहिए, और वैसे भी अब शर्माने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ।
राधिका ये सुनकर शर्म से अपनी नजरें चुरा लेती है। तभी अधीर राधिका को छेड़ते हुए बोला, वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे बट पर जो वो छोटा सा तिल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम उसे फिर से मुझे देखने दोगी? राधिका ये सुनकर अधीर की चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने लगती है, जिस पर अधीर बोला, देखो तुम ये भूलो मत कि तुम अभी मेरी गोद में हो। यदि मुझे चोट लगी तो तुम्हें भी लग सकती है। राधिका ये सुनकर अपना मुंह उसके सीने में छिपा लेती है। अधीर अब राधिका को बाथरूम में ले जाता है, जहाँ ये जाने के बाद वो उसे गर्म पानी से भरे बाथटब में लिटा देता है। गर्म पानी से राधिका की बॉडी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी अधीर उससे बोला, वैसे जान, यदि तुम बोलो तो हम दोनों साथ में नहा सकते हैं। ये सुनकर राधिका अधीर को हैरानी से देखती है, लेकिन फिर उस पर चिल्लाते हुए वहां से भगा देती है। जिसके बाद अधीर हंसते हुए बाहर आ गया था। अधीर खुद से बोला, सच में ये लड़की भी ना पूरी पागल है, लेकिन क्या करे, आखिर है तो मेरी ही। वहीं राधिका भी अभी शर्मा रही थी। दूसरी तरफ पलक अपने घर में बैठी हुई थी। उसका गुस्सा अभी तक निकला नहीं था, इसीलिए वो अपने फ़ोन में एंग्री बर्ड गेम खेलकर सारा गुस्सा निकाल रही थी। तभी दादी जी उसके पास आकर बोली, पलक बेटा, देव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा था। पलक इस पर चिढ़कर बोली, मुझे क्या पता कि वो देव कहाँ है? कौन सा मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ जो उसकी सारी जानकारी रखूँ? और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे देखकर दादी मालती जी से इशारों में बोली कि उसे क्या हुआ? मालती जी भी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे क्या पता। तभी उन्हें देव की आवाज़ सुनाई देती है, जो दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, कुछ नहीं दादी, बस कल रात हम दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। दादी जी बोली, मुझे तो तुम दोनों का समझ नहीं आता, जब देखो तब मियाँ बीवी के जैसे लड़ते रहते हो। देव ये सुनकर दादी को हैरानी से देखता है तो हंसकर बोले, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। देव अपने मन में बोला, ये बात मजाक तक रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि उस पागल लड़की के साथ मैं एक दिन नहीं बिता सकता तो पूरी जिंदगी क्या बताऊंगा। क्या पता मुझे फिर से कहीं ले जाकर बेच दे। देव ये सभी बातें अपने मन में सोच रहा था। तभी मालती जी बोली, बेटा वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? फुटपाथ से, देव बोला। उसकी बात सुनकर दादी जी मालती जी उसे आंखें फाड़ कर देखती है, तो देव हंसकर बात बदलते बोला, मेरा मतलब है कि मैं बाहर टहलने गया था। फिर दादी, आप अपनी जंगली बिल्ली से बोल देना कि आज हमें राजस्थान के लिए निकलना है, जाते हुए बोला, और वहां से भाग जाता है। ये सुनकर दादी जी शर्माने लगती है, जिन्हें ऐसे देखकर मालती जी बोली, माँ आपको क्या हुआ? आप इतना शर्मा क्यों रही है? दादी जी शर्माते हुए बोली, मुझे आज उनकी याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही जंगली बिल्ली बोला करते थे। ये सुनकर मालती जी अपना सर हिलाते हुए बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता, और वो भी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तारा जी और मोहिनी जी हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी उन्हें पायल की आवाज़ आती है। मोहिनी जी सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए तारा जी से बोली, जी देखिए ज़रा आज राधिका का चेहरा कैसा खिला हुआ है। तारा जी भी राधिका की तरफ देखती है, जो आज बहुत खुश लग रही थी। आज उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। राधिका सीधा किचन की तरफ जाने लगती है। तारा जी उसे आवाज़ लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग राधिका बेटा। राधिका उनकी आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर रुक जाती है और खुद से बोली, अरे यार, अब मैं माँ से क्या बोलूँगी कि मुझे उठने में इतनी देर कैसे हो गई। राधिका तारा जी और मोहिनी जी के पास जाती है, मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग काकी साहब। तभी मोहिनी जी टाइम देखते बोली, लेकिन बेटा ये तो आफ्टरनून चल रहा है, तो तुम मॉर्निंग विश क्यों कर रही हो? राधिका घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें 1 बज रहे थे। ये देखकर उसका मुंह बन जाता है। वो एक जबरदस्ती वाली स्माइल करते हुए बोली, वो काकी साहब, बात ये है ना कि रात में देर तक नंदिनी के साथ रुक गई थी, इसीलिए लेट सोई, तो नींद भी देर से खुली। राधिका ने बोला ही था कि तभी वहां पर नंदिनी आ जाती है। वो चाहते हुए बोली, और भाभी साहब, तो कैसी रही आपकी रात? भैया भाई साहब को वो ड्रेस पहना कर दिखाई कि नहीं? नंदिनी की बात सुनकर राधिका नंदिनी को घूर कर देखती है। वहीं तारा जी और मोहिनी जी को ये सुनकर हंसी आ गई थी। मोहिनी जी बोली, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम कल रात अधीर के साथ। फिर बात को बदलते, कोई नहीं, तुम थक गई होगी कल रात, इसीलिए जल्दी नहीं उठ पाई। तुम जाकर आराम करो। राधिका का तो मन कर रहा था कि वो कहाँ जाकर अपना मुंह छिपा ले। वो वहां से भागने लगती है। तभी नंदिनी बोली, 1 मिनट भाभी, जरा बता तो दीजिए कि भाई ने कल रात आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? राधिका की गाल ये सुनकर शर्म से लाल हो जाते हैं। वो घूर कर नंदिनी को देखती है, जैसे बोल रही हो, मेरा भी टाइम आएगा, तुम बस देखती जाओ, और फिर खाने का बोलकर किचन की तरफ चली जाती है, जिसे ऐसे जाते देखकर वो तीनों हंसने लगती है। मोहिनी जी हंसते हंसते बोली, वैसे कुछ भी कहो जीजी, लेकिन हमारी राधिका ना है बड़ी प्यारी। राधिका भी खुद में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है ना,
कल रात वो मुझे तंग करते और मैं ना लेट उठती। राधिका खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए अधीर बोला, राधिका खाना लग गया कि नहीं? राधिका अधीर की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर मुंह बनाकर किचन में चली जाती है, जिसे मुंह बनाते देखकर अधीर कंफ्यूज होते हुए खुद से बोला, अब उसे क्या हुआ? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की का मूड इतनी जल्दी बदलता कैसे रहता है। एकदम से नाक में गुस्सा चढ़ जाता है। नकचरी कहीं की। अधीर भी ये बात मुंह बनाते हुए बोल रहा था, जिसे मुंह बनाते देखकर ये तीनों हैरान थी। नंदिनी बोली, देखा बड़ी माँ, मैंने बोला था कि भाभी का जादू भाई पर हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हाँ में हिलाती है। अधीर अब आकर हॉल में सोफे में बैठ जाता है। तभी नंदिनी भी जाकर उसके पास बैठ गई और धीरे से उससे बोली, भाई मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। अधीर नंदिनी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, कैसा गिफ्ट? तो नंदिनी थोड़ा भाव खाते हुए बोली, लेकिन आपको इस गिफ्ट की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अधीर बोला, अच्छा, गिफ्ट की कीमत कब से लगने लगी? तो नंदिनी स्माइल करके बोली, जब से मेरी इतनी प्यारी भाभी आई है। ये सुनकर हैरानी से नंदिनी को देखता है और अपने मन में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये मेरी ही बहन है जो मेरे गिफ्ट के पैसे मुझसे ही ले रही है। नंदिनी बोली, बोलो, आप दे रहे हैं गिफ्ट की कीमत या फिर मैं उसके लिए कोई और ग्राहक ढूंढूं? अधीर, पहले ये तो बताओ कि गिफ्ट क्या है, तभी तो मैं उसकी कीमत दूंगा। नंदिनी बोली, वो जो कुछ भी है बहुत कीमती है, आप बस ये बताओ कि उसकी कितनी कीमत दोगे? अधीर बोला, पहले तुम मुझे वो चीज़ दिखाओ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। क्या पता तुमने कीमत लेने के बाद मुझे हीरा बोलकर पत्थर पकड़ा दिया। नंदिनी हंसकर बोली, भाई वो चीज़ हीरे से भी कीमती है। अधीर बोला, अच्छा तो फिर दिखाओ। वही इन दोनों को ऐसे बात करते देखकर मोहिनी जी तारा जी से बोली, जी जी, ये इन दोनों की कौन सी खिचड़ी पक रही है आपस में? तारा जी बोली, मुझे क्या पता, पता नहीं दोनों क्या खुसर-फुसर बातें कर रहे हैं। वही अधीर की बात सुनकर नंदिनी बोली, ठीक है तो भाई आप खुद ही इस चीज़ की कीमत लगा लेना कि आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे। फिर नंदिनी अपना मोबाइल निकालती है और उसे अधीर के सामने कर देती है। अधीर उसे देखकर बोला, मेरे पास पहले से फ़ोन है और वो भी तुमसे अच्छा, तो मैं इसे लेकर क्या करूँगा? नंदिनी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे बाबा, फ़ोन नहीं, फ़ोन के अंदर जो है वो देखो। अधीर अब नंदिनी के फ़ोन के स्क्रीन को देखता है, जिसे देखते ही उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अधीर तुरंत अपने दिल पर हाथ रख लेता है। नंदिनी बोली, क्यों, लगा ना झटका? अब बोलो, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? दरअसल नंदिनी अधीर को राधिका की वही फोटो दिखा रही थी जो उसने कल रात खींची थी। उस फोटो में नंदिनी ने क्यूट सा फेस बनाया हुआ है, जिसमें वो बहुत ही प्रेटी लग रही थी। अधीर का दिल तो अब उस फोटो को बार बार देखने का कर रहा था। नंदिनी अब तुरंत अपना फोन छिपा लेती है और बोली, नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, पहले इसकी कीमत बताओ। अधीर नंदिनी से प्यार से बोला, नंदिनी, क्या तुम अपने भाई को एक फ़ोटो नहीं दे सकती? नंदिनी हंसकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डील मतलब डील। यदि आपको ये फ़ोटो चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप भाभी को फिर कभी वैसी ड्रेस में देख पाओगे। नंदिनी एक तरीके से अधीर को टॉन्ट भी कर रही थी। अधीर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? नंदिनी खुश होकर बोली, ये हुई ना आशिकों वाली बात। अधीर ये सुनकर नंदिनी को घूर कर देखता है तो हंसकर बोली, अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने सही तो बोला, आखिर आप भाभी के आशिकी तो है। ये बोलकर वो अधीर को छेड़ने लगती है, जिससे अधीर बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही? नंदिनी हंसकर, नहीं तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये बोलकर वो मासूम सा फेस बना लेती है। वहीं अधीर उससे बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? नंदिनी ये सुनकर बोली, परमिशन। अधीर सवालिया नजरों से नंदिनी को देखता है और आंखों आंखों ही आंखों में बोला, कैसी परमिशन? नंदिनी अधीर का हाथ पकड़कर उसे प्यार से बोली, भाई आपको तो पता है कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कंपनी में कुछ काम करूँ। अधीर ये सुनकर बोला, बस इतनी सी बात हो? तो मैं पहले ही सोच चुका था कि तुझे कंपनी ज्वाइन करवाने के बारे में। मुझे तो लगा कि तुम कुछ बड़ा मांगोगी, लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हें यही चाहिए तो वही सही। नंदिनी का ये सुनकर मुंह लटक जाता है। वो लटके हुए मुंह से बोली, मतलब आज मैंने घाटे का सौदा किया? अधीर हंसकर बोला, हाँ। फिर अधीर नंदिनी का फ़ोन लेकर उससे राधिका की फ़ोटो ले लेता है और उसे देखते हुए नंदिनी से बोला, वैसे एक बात बोलूं, यदि इस फ़ोटो के बदले तुम मुझसे मेरा अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड भी मांगती ना, तो मैं तुम्हें वो दे देता। नंदिनी को तो अब ये सुनकर रोना आ रहा था, क्योंकि उसने खुद ही अपना नुकसान किया था। अधीर अब उठकर नंदिनी से बोला, आगे से सौदा सोच समझ कर किया करो, और वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वहीं नंदिनी अपना मुंह बनाते बोली, कोई बात नहीं भाई, वैसे भी ऐसे कई मौके आने वाले हैं अभी तो। ये बोलकर नंदिनी एक रहस्यमय स्माइल करती है। तारा जी और मोहिनी जी जो ये सब देख रही थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अधीर अब आकर खाने के लिए बैठ जाता है। नंदिनी उसे खाना सर्व करती है और खुद भी उसके बगल में बैठकर खाना खाने लगती है। अधीर अभी बस राधिका को देख रहा था, जिससे राधिका उससे बोली, आप ये क्या कर रहे हो? खाना खाओ ना। अधीर बोला, खाना ही तो खा रहा हूँ।
राधिका, मेरा मतलब सामने देखकर खाना खाओ, मुझे देखकर नहीं। अधीर भी उसी टोन में बोला, अब मेरे सामने तुम बैठी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नजर तो जाएगी ही। राधिका ये सुनकर अपना सर पीट लेती है। वो बोली, मैं इस आदमी का क्या करूँ? अधीर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, एक किस दे दो, आदमी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राधिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो घूर कर अधीर को देखता है तो अधीर उसे देखकर स्माइल कर देता है। वही ये सब कुछ दूर से तारा जी, मोहिनी जी और नंदिनी देख रहे थे। नंदिनी अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मेरा भाई इतनी रोमांटिक होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहिनी जी ये सुनकर नंदिनी के सर में एक टपली मारती है और उससे बोली, तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? वहीं दूसरी तरफ देव रेडी होकर हॉल में बैठा हुआ था। वो दादी से बोला, दादी पलक पलक कहाँ है? दादी स्माइल करते हुए कहते, बेटा वो बस आती ही होगी। उनका इतना बोलना था कि तभी सीढ़ियों से पलक नीचे आती है। उसके पीछे एक नौकर था जिसने उसके बैग पकड़े हुए थे। पलक अब नीचे आती है और आकर दादी जी के गले मिलती हुई बोली, दादी आप अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम पर लेना मत भूलना। फिर अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ आप भी बाहर का ऐसा वैसा कुछ मत खाना, नहीं तो इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। देव ये सब देख रहा था। वो खुद से बोला, ये तो ऐसे मिल रही है जैसे अपने ससुराल जा रही हो। लेकिन देव कुछ भी नहीं बोलता और दोनों जल्द ही वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सारे रास्ते में दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते क्योंकि दोनों ही अपने ईगो में थे। जल्द वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। ड्राइवर सामान को कार से बाहर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। पालक अब अपना छोटा-सा पर्स लेकर आगे जाने लगती है, जिसे देखकर देव बोला, ओह हेलो क्वीन विक्टोरिया, तुम ये इतना सा बैग लेकर कहाँ चल दी? और तुम्हारा ये बैग? पलक बोली, तुम लेकर आओगे? ये सुनकर देव हैरान रह जाता है और उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। वो वैसे ही पलक को देखते हुए बोला, क्या ये बैग मैं लेकर चलूँ? तुमने मुझे अपना कोई नौकर समझा है क्या? पलक ये सुनकर देव को घूर कर देखती है और उससे बोली, क्यों तुम नौकर नहीं हो तो क्या एक बैग नहीं उठा सकते? देव एटीट्यूड से बोला, बिल्कुल भी नहीं। पलक का ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से देव को घूर कर देखती है। तभी दो लेडी वहाँ से निकलती है। उन्हें देखते हुए बोली, पता नहीं आजकल के मियाँ बीवी को ये क्या हो गया है, जब देखो तब बस लड़ते ही रहते हैं। वो दोनों जब ये सुनते हैं तो एक साथ चिल्लाकर बोले, मियाँ बीवी बिल्कुल भी नहीं, इस पागल लड़की के साथ तो मैं एक दिन ना रहूं। वहीं पलक भी गुस्से से बोली, तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? फिर मुंह बनाते हुए अपने लगेज लेकर जाते हुए फिर से बोली, ऐसे इंसान से अच्छा तो मैं कुत्ते को अपने साथ रख लूँ। फिर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं देव खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते बोला, ये लड़की मुझे एक कुत्ते से कंपेयर कर रही है। देव को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो भी उसके पीछे चला जाता है और जाते हुए अपने मन में बोला, तुम बस एक बार वहां पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ देव का जलवा। ये बोलते वक्त देव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जहां पर ये दोनों लड़ झगड़ रहे थे वहीं कोई और भी था जो कि बिल्कुल गुमसुम सा बैठा हुआ था। और ये है करण और ओम। ओम बोला, करण भाई, जब से बड़े भाई की शादी हुई है तब से वो हम पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। पहले हम कितने खुश थे, रोज साथ में चाय पीते थे, घूमने जाते थे, लेकिन अब हमारे साथ कोई नहीं है। ये बोलकर वो रोने जैसा नाटक करने लगता है, जिसे करण उससे चिढ़ते बोला, अरे यार तो क्यों बिना बात की नौटंकी कर रहा है? मेरा दिमाग पहले से ही खराब हो रहा है क्योंकि आज काम पर ना तो अधीर भाई है और ना ही देव, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। तेरा क्या, तू तो एक जगह पर शांत बैठ जाता है। ये सुनकर ओम बोला, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई कि मैं कुछ काम नहीं करता? फिर रोने का नाटक करते हुए, आप ये कैसे कर सकते हैं भाई? मैं आपको कितना एडमायर करता था, लेकिन आप भी मेरे बारे में वही सोच रहे हैं। ओम अब बहुत नौटंकी कर रहा था, जिसे देखकर करण अपना सर पीट लेता है और खुद से बोला, यार तुम सब मुझे इस छोटे बच्चे के साथ ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। ये सुनकर ओम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, भाई आपको मेरे साथ काम करने में परेशानी हो रही है ना? तो कोई बात नहीं, मैं आपकी परेशानी को अभी हल कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं, तो आप परेशान भी नहीं होंगे। और झूठ-मूठ का नाटक करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं करण, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ओम बोलकर क्या चला गया। ओम अब जल्दी ही करण के केबिन से बाहर आता है और वो किसी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, ओम खुश होकर बोला, गाइस मैं आ रहा हूँ, तुम सब पार्टी करने की तैयारी करो। ये बोलते वक्त ओम बहुत खुश था। वो बात करने के बाद खुशी-खुशी पीछे की तरफ पलटता है तो अपने सामने देखकर वो शॉक रह गया था। ओम अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, भाई आप यहाँ पर? लेकिन आप तो आज कंपनी नहीं आने वाले थे ना? ये सुनकर अधीर अपनी शांत आवाज़ में बोला, तुमसे ये बात किसने बोली कि आज मैं ऑफ़िस में नहीं आऊँगा? ये सुनकर ओम डर जाता है लेकिन फिर वो हँसकर बोला,
किसी ने नहीं, वो मुझे ऐसा लगा था क्योंकि आप आज जल्दी नहीं आए तो अधीर बोला, लेकिन अब आ गया हूँ तो तुम जाओ सारी फाइल्स को मेरे कैबिन में लेकर आओ। ओम ये सुनकर हैरान होते हुए, क्या मैं अधीर और नहीं तो कौन? लेकिन फिर अधीर अपनी आंखें छोटी करके ओम को देखते बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कुछ और ही प्लान बना है? ओम सक पका जाता है। वो जल्दी से बोला, नहीं तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस काम के बारे में ही सोच रहा था और कुछ नहीं। फिर अपना मुँह लटकाकर वहाँ से चला जाता है और कॉल करके बोला पार्टी कैंसल। शाम के वक्त राधिका घर में बैठी हुई थी। वो नंदिनी से बोली, नंदिनी मैं तुमसे एक बात पूछूं? नंदिनी अपना फ़ोन चलाते हुए, हाँ भाभी पूछिए। राधिका अब कुछ देर सोचती है और फिर वो बोली, वैसे तुम्हारी भाई को खाने में क्या पसंद है? ये सुनकर नंदिनी की उंगलियां उसके मोबाइल में रुक जाती है और वो राधिका की तरफ देखती है। ये देखकर राधिका घबराते बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यदि तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। नंदिनी ये सुनकर तुरंत खुश होते बोली, वैसे भाभी आप कुछ बनाने वाली हैं क्या भाई के लिए? तो राधिका इस पर अपना सर हाँ में हिला देती है, जिससे नंदिनी खुश होते बोली, ठीक है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। राधिका बोली, कैसी शर्त? नंदिनी, आप भाई के लिए जो कुछ भी बनाएंगी वो मुझे भी देना पड़ेगा। राधिका ये सुनकर स्माइल करते हुए बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो वो घर पे सभी के लिए बनाऊंगी। नंदिनी सुनकर खुश हो जाती है और उसकी आंखें चमक जाती है कि खाने के मामले में तो नंदिनी पहले से ही चटोरी नंबर वन है। दोनों ऐसे आपस में बात कर रही थी, तभी नंदिनी का फोन बजा। नंदिनी देखती है तो मोबाइल स्क्रीन पर बंदर नाम फ्लैश हो रहा था। राधिका की नजर भी उस पर चली जाती है। वो नंदिनी से बोली, ये बंदर कौन है? नंदिनी एक स्माइल करके बोली, आप खुद ही देख लो। और राधिका को बात करने का बोलकर उसे फोन पकड़ा देती है। राधिका मना करती है, लेकिन नंदिनी ने कॉल उठाकर उसे स्पीकर में डाल दिया था। कॉल की दूसरी तरफ देव की आवाज आई, नंदिनी दादू से बता देना कि उनकी सो कॉल्ड मेहमान यहाँ पर पहुंच चुकी है और हम बस थोड़ी देर में पैलेस पहुंच रहे हैं। नंदिनी अब ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। वही राधिका हैरानी से नंदिनी से बोली, ये तो देव भाई है ना, लेकिन फिर तुमने उनके नाम पर बंदर क्यों लिखा है? नंदिनी हंसते बोली, क्योंकि वो हमेशा बंदरों के जैसे उछलते रहते हैं। राधिका को उसकी बात समझ में नहीं आती तो नंदिनी बोली, आप ज्यादा मत सोचिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वही कार में पलक घूर कर देव को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, ये यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द इसका ये उछलना बंद कर दूंगी। घर में जैसे ही दादाजी को पता चलता है कि उनकी दोस्त की पोती यहाँ पर पहुंचने वाली है तो बहुत खुश होते हैं। तारा जी और मोहिनी जी भी अब वहां पर आ गई थी। थोड़ी ही देर में एक कार पैलेस के अंदर एंटर करती है। पलक जो अभी तक गुस्से में बैठी हुई थी, पैलेस को देखकर उसका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। पलक बड़े ध्यान से पैलेस को देख रही थी। फूलों के एक बड़े से गार्डन से होते हुए कार पैलेस की तरफ बढ़ी जा रही थी। उस गार्डन में सभी प्रकार के सुंदर से सुंदर फूल थे, जो किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी थे। पलक की नजर तो उन पर से हट ही नहीं रही थी। तभी कार एक बड़े से फाउंटेन से होते हुए पैलेस के सामने जाकर रुकती है। व्हाइट कलर का वह बड़ा सा पैलेस बहुत ही बड़ा था और उसका इंटीरियर और डिजाइन उसे और भी क्लासी लुक दे रहा था। पलक ये सब देखकर बहुत खुश थी। तभी उसकी कार का दरवाजा खुलता है और देव उससे बोला, अब वहीं पर अंदर रहना है या फिर बाहर भी आओगी? पलक ये सुनकर गुस्से से देव को घूरती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर दादाजी पहले से ही तारा जी और मोहिनी जी के साथ स्वागत के लिए खड़े थे। पलक उन लोगों को देखती है तो स्माइल करती है और सबसे पहले जाकर सबके पैर छूती है। पलक के ये संस्कार देखकर तीनों के फेस में ही स्माइल आ जाती है। तारा जी और मोहिनी जी तो पलक से बहुत इम्प्रेस होती है। तारा जी बोली, बेटा तुम्हारे माँ पापा कैसे हैं? तो पलक मुस्कुराते हुए बोली, आंटी वो सब ठीक है, और आप सब कैसे हो? तारा जी हंसते बोले, हम भी ठीक ही है। पलक ये सुनकर बोली, अच्छा सिर्फ ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखना जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो आपको ऐसा कर दूंगी कि आप दौड़ने लगोगे। तारा जी ये सुनकर हंसने लगती है। वही ये सब देखकर देव का मुंह बन रहा था। मोहिनी जी बोली, अरे अंदर चलकर बात करते हैं, आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? वहाँ देव पर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। देव पलक को घूरते बोला, इस चुड़ैल ने तो आते ही सबका ध्यान अपने ऊपर कर लिया। ऐसा ही चलता रहा तो कोई मुझे पूछेगा तक नहीं। देव अंदर चला जाता है और बोला, मुझे पहले ही इस लड़की के बारे में नंदिनी और भाभी को बता देना चाहिए ताकि वो दोनों मेरी साइड रहे। इधर राधिका नंदिनी से बोली, वैसे नंदिनी ये कौन है जो हमारे यहाँ आई है? नंदिनी बोली, भाभी ये दादू की फ्रेंड की पोती है, जो कि हमारे यहाँ आपके रिसेप्शन पार्टी में आई है। मैंने सुना है दादू दादी और उसकी दादी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। राधिका बोली, नहीं पता तो हम पता कर लेंगे। अब वो दोनों ही एक दूसरे को स्माइल करती हैं। वही पलक
अभी हॉल में बैठी हुई थी, उसके सामने सब लोग बैठे हुए थे। वहीं देव की नज़र चारों तरफ घूम रही थी। वो खुद से बोला, यार ये भाभी और नंदिनी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तभी दादाजी पलक से बोले, और बेटा तुम्हारा हॉस्पिटल में सब कुछ कैसा चल रहा है? पलक मुस्कुराते बोले, सब कुछ ठीक चल रहा है दादाजी। दादाजी बोले, और तुम भी मुझे बाकी बच्चों के जैसे दादू बोलो, वो मुझ पर ज़्यादा सूट करता है। ये सुनकर पलक हंस देती है। वो हंसते हुए बोली, दादू आप भी बहुत मज़ाक किया है। दादी बिल्कुल सही बताया करती थी आपके बारे में। वही राधिका जो कि नंदिनी के साथ आ रही थी, आवाज़ को सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वो सोचते हुए खुद से बोली, ये आवाज़ मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, जैसे मेरी पलक की आवाज़ हो। लेकिन वो खुद ही अपना सर झटकते बोली, अरे ये पलक की आवाज़ कैसे हो सकती है? भला वो यहाँ पर कैसे आएगी? राधिका खुद से बोल रही थी। तभी नंदिनी उसे रुकता देखकर बोली, क्या हुआ भाभी, आप वहाँ पर रुक क्यों गई? राधिका बोली, कुछ नहीं, तुम चलो मैं आती हूँ। और उसके पीछे चल देती है। नंदिनी जाती है और मोहिनी जी के बगल में बैठते हुए पलक से हाय करती है। पलक भी मुस्कुरा देती है। दादाजी बोले, ये मेरी प्यारी पोती राजनंदिनी, जिसे सब प्यार से नंदिनी बोलते हैं। पलक ये सुनकर स्माइल करती है। वही देव के देखकर इरिटेट होते हुए बोला, सब लोग तो इस लड़की को ऐसे सर पे चढ़ा रहे हैं जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो। देव को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, घर वालों को देखकर नहीं, पलक को देखकर, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही जाने दुश्मन बन चुके थे। तभी वहाँ पर राधिका आती है। वो अभी नीचे देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पलक पर जाती है, एक पल के लिए राधिका शॉक रह जाती है। ठीक वही हाल पलक का भी था। वो दोनों एक-दूसरे को हैरानी से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये सपना है या फिर हकीकत। उन दोनों को देखकर सब लोग उन्हें देखते हैं। देव बोला, ये एक-दूसरे को ऐसे क्यों देख रही थी, जैसे अभी एक-दूसरे पर टूट पड़ेंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पलक तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर भागकर राधिका को गले लगा लेती है। पलक राधिका को गले लगाते हुए बोली, मेरी जान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, फाइनली तुम मुझे मिल गई। दोनों लड़कियां ऐसे मिल रही थी जैसे जन्मों से बिछड़े आशिक हो। ये देखकर तो घर के सभी लोग सरप्राइज थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग तो बस अपने सामने हो रहे भरत मिलाप को देख रही थी। तभी राधिका पलक से दूर होते बोली, यार तुम यहाँ पर कैसे? पलक बोली, मैं तो यहाँ पर रिसेप्शन पार्टी के लिए आई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये रिसेप्शन मेरी जान का है। ताराजी, मोहिनी जी, नंदिनी और देव, उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। ताराजी बोली, राधिका बेटा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? राधिका उनकी तरफ देखते बोली, माँ ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है ये हमेशा मेरे साथ थी। फिर पलक की तरफ देखकर स्माइल करते बोली, बिल्कुल एक बहन के जैसे। ये सुनकर सभी स्माइल करते हैं। वही देव तो इससे सदमे में था। वो खुद से बोला, ये तो भाभी की बेस्ट फ्रेंड निकली। यदि इसने भाभी से मेरी शिकायत कर दी तो, और भाभी ने भाई को बता दिया, मेरी तो वाटी लग जानी है। देव के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर नंदिनी उससे बोली, देव भाई आपको क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? देव बोला, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। और फिर पलक की तरफ देखता है, जिसे नंदिनी भी देख लेती है। वो खुद से बोली, कुछ तो लोचा है यहाँ, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मोहिनी जी राधिका को पलक को देखकर खुश होते बोली, बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों दोस्त हो तो राधिका अब से पलक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही उसका ध्यान रखना है। राधिका खुश होते बोली, जी काकी साहब। तभी नंदिनी खड़ी होकर उन दोनों के पास जाते हुए, वैसे जब ये मेरी भाभी की फ्रेंड है तो फिर तो मेरी भी हुई, क्यों पलक? पलक ये सुनकर स्माइल करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाकर बोली, बिल्कुल। तभी नंदिनी पलक को देखते बोली, लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं मिलाऊंगी। पलक ये सुनकर सवालिया नजरों से नंदिनी को देखती है तो नंदिनी उसे गले लगाते बोली, क्योंकि दोस्त को हमेशा गले मिला जाता है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तारा जी बोली, पलक बेटा तुम कमरे में जाकर आराम करो, तब तक हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भिजवाते हैं। पलक मुस्कुराते बोली, जी आंटी। फिर वो राधिका और नंदिनी के साथ चली जाती है। वहीं तारा जी उसे जाते हुए देखकर बोली, सच में बहुत प्यारी बच्ची है। ये सुनकर दादाजी के फेस में स्माइल आ जाती है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है। कमरे में जाने के बाद पलक राधिका से बोली, वैसे राधिका मुझे तुम्हारे वो कहीं दिखाई नहीं दिए जो तुझे चुराकर इतनी दूर लेकर आए हैं। राधिका को पलक की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें कुछ खास समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उससे बोले, यार पलक तुझे जो कुछ भी बोलना हो साफ साफ बोला कर, क्योंकि तुझे पता है कि मैं तेरी ये गोल गोल बातें नहीं समझती। अब नंदिनी राधिका से बोली, भाभी ये भाई के बारे में पूछ रही है कि वो कहाँ है? अच्छा तो ऐसा बोलना। राधिका बोली। पलक उसे कंधे से पीछे से पकड़ते हो, तो बताना वो कहाँ पर है? राधिका, वो अभी ऑफिस गए हैं, शाम तक वापस आएंगे।
ये सुनकर पलक के फेस में एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा हाँ तो जीजू शाम को आएंगे, आने दो उन्हें क्योंकि अभी मुझे उनसे बहुत से हिसाब करने हैं। वहीं देव अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाता है। वो खुद से बोला, अब तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे उस चुड़ैल से बचाए, क्योंकि अब तो वो भाभी की बहन है। यदि उससे कुछ हुआ तो भाई को मेरी बैंड बजानी ही है। 1 मिनट, बैंड बजाने से मुझे याद आया, कभी तो मुझे ऑफ़िस पे जाना है। देव अब जल्दी से ऑफ़िस के लिए रेडी होता है और ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। वहीं आज ऑफ़िस में ओम की हालत ख़राब हो पड़ी थी, क्योंकि आज देव की उसकी ड्यूटी लगी हुई है अधीर के साथ। ओम जो अभी-अभी अधीर के केबिन से आया था, अपनी चेयर में बैठते बोला, आज तो भाई ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। इतना सारा काम करवाया मुझसे, पता नहीं देव भाई कैसे सँभालते हैं भाई को। क्योंकि यदि मैं भाई के साथ 1 महीने भी रहा ना, तो मेरा तो कचम्बर निकल जाना है। तभी ओम की केबिन का दरवाज़ा खुला। करण अंदर आते हुए ओम से बोला, ओम ये फ़ाइल ले जाकर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जमा करवा दो। ओम की ये सुनकर आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो निढाल होकर अपनी डेस्क पर सर रखकर बोला, भाई मैं पहले से ही इतना थका हुआ हूँ, फिर भी आप मुझसे काम करने के लिए बोल रहे हैं। मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं है। करण ये सुनकर ओम के सामने वाली चेयर में बैठते बोला, अच्छा जी हिम्मत नहीं है, और यदि अभी तुम्हें कोई पार्टी करने के लिए बोल दे तो तुम में हिम्मत आ जाएगी। ओम पार्टी का नाम सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर एकदम से उदास होते बोला, मुझे नहीं जाना पार्टी करने, मुझे अभी बस रेस्ट करना है। और फिर से टेबल पर सर रखते बोला, ये देव भाई कब तक वापस आएंगे। ओम ने ये बात बोला ही था कि तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से देव अंदर आता है। देव अंदर आते बोला, क्या बात है भाई, मैंने सुना तुम मुझे बहुत मिस कर रहे थे। ओम जैसे ही देव की आवाज़ सुनता है और उसे देखता है, तो उसकी आँखें चमक जाती है और भागकर देव के गले लगते बोला, भाई, 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 आखिरकार आप वापस आ ही गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अरे! इतना ज़्यादा तो मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को भी मिस नहीं किया होगा। इस पर करण बोला, 4 दिन से ज़्यादा तो तेरे पास कोई लड़की टिकती ही कहाँ है। ओम ये सुनकर बोला, जस्ट शट अप भाई, आप क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं। वैसे भी बात को छोड़ो और मेरे इमोशन पर ध्यान दो। करण ओम की बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखता है। वो मन में बोला, वाह बेटे, तू तो बिल्कुल बिन पैंदी का लोटा निकला, जिसे ढुलाते टाइम नहीं लगा। लेकिन खैर छोड़ो, वो सब मुझे इससे क्या करना। वही ओम की इन बातों से देव इरिटेट हो गया था। बोला, हट तू ना, मुझे तंग मत कर, मैं पहले से ही एक लड़की से बहुत परेशान हूँ। लड़की की बात सुनकर ओम और करण दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। दोनों देव के पास आकर उससे धीरे से बोले, कौन लड़की भाई, और उसने क्या किया। देव पलक को याद करता है और फिर चिढ़ते हुए बोला, मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर करण और ओम दोनों खुश हो जाते हैं। अब तो वो दोनों देव से उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे। करण देव को पकड़कर उसे चेयर में बैठाता है और पानी देता है पीने के लिए। देव भी पानी को पी लेता है। करण बोला, अब तुम अच्छे से बताओ कि कौन है वो लड़की और उसने क्या किया। देव जो कि इस वक्त फ्रस्ट्रेट था, वो उन दोनों को पलक की सभी हरकतों के बारे में बता देता है, कमरे वाली और किस की बात को छोड़कर। देव की बात सुनकर ओम चौंकते बोला, क्या उस लड़की ने आपको क्लब में लड़कियों को बेच दिया। देव बोला, हाँ। पर फिर तभी ओम देव को देखते बोले, लेकिन भाई उन्होंने आपकी कीमत कुछ कम नहीं लगाई, कम से कम आपकी कीमत 5 लाख तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।